हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर से को 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। आप PYQs देखना, उसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है और बायर्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। सेलर सिंगल होगा और जो बायर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री होता है, मतलब कोई भी फर्म इसमें एंटर नहीं कर सकती। और जो मोनोपोली होते हैं वो मोनोपोली वाले जो फर्म होती हैं वो प्राइस मेकर होती हैं, मतलब वो खुद से प्राइस सेट करती हैं, किसी दूसरे को देख के प्राइसेस सेट नहीं करती। नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का अब तक कोई ऐसा क्लोज सब्सटीट्यूट हमारे पास नहीं है। जो मोनोपोली में होता है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब सोर्सेज ऑफ क्या क्या है मोनोपोली के? लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, रोडवेज एट्सेट्रा। फ्रेंचाइज मोनोपोली, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल पे भी इनका कंट्रोल होता है। एफिशिएंसी, पेटेंट राइट्स, पेटेंट मोनोपोली मतलब ओनली आई, सिर्फ मेरे पास ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेटेंट है, उसकी मोनोपोली है। अब जो हमारा हमारा जो कर्व होता है मोनोपोली मार्केट में, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, इस मोनोपोली में जो हमारा डायग्राम होगा, MR और AR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। और जहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये हमारा MC कर्व है, ये हमारे मार्जिनल रेवेन्यू है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, शॉर्ट रन में हम जब हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो वो हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। और जब एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है देन वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। और जब हमारी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो तो वो लॉस की सिचुएशन होती है। लॉन्ग रन में जो मोनोपोली फर्म होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मोनोपोली फर्म वाले करते हैं, मतलब डिफरेंट चार्जेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का हम अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस जो हैं चार्ज करते हैं। जैसे रेलवे का एग्जांपल लें तो जोग्राफिकल बेसिस पे हम कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस जो हैं चार्ज करते हैं। डंपिंग क्या होता है? लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट एंड हाई प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जब हमारे प्रोडक्ट का फॉरेन मार्केट में प्राइस कम है और हमारे इंडियन मार्केट में उसका प्राइस जो है ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग की सिचुएशन। हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दे आर प्राइस टेकर्स। मोनोपोली वाले प्राइस मेकर्स हैं और जो परफेक्ट कंपटीशन वाले हैं वो प्राइस टेकर्स है। प्राइस टेकर्स कैसे? जो एक फर्म ने प्राइस सेट कर दिया वही दूसरी फर्म को भी फॉलो करना पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। होमोजीनियस कमोडिटी, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, उनमें इतना डिफरेंस नहीं होता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फर्म जो है किसी भी टाइम मार्केट में एंट्री कर सकती है और एग्जिट कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। परफेक्ट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म होती हैं उन्हें टेक्नोलॉजी की परफेक्ट नॉलेज होती है। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा कर्व बनेगा ये वाला। जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी AR जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो कर्व है वो स्ट्रेट बनेगा, यानी वर्टिकल बनेगा। तो जब MC AR को कट करेगा वो उस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और लॉस की सिचुएशन कब होगी? जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर हमारी जो है एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी मार्जिनल कॉस्ट से कम है, उस टाइम पे लॉस की सिचुएशन होती है।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा? मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन अनदर। मतलब ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं बट उनका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं है, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है उनके प्रोडक्ट्स में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, एट्सेट्रा। इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, स्लाइट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्राइस पॉलिसी, नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं होता, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसके फीचर्स के बेसिस पे कंपटीशन होता है। ये हमारा इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, आप लोग चेक कर लेना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की वही सिचुएशन है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट, और जब एवरेज रेवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से तो वो है हमारी लॉस की सिचुएशन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें लॉन्ग रन में हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और सेम परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। मोनोपोली में हम लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में याद रखना लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब आती है नेक्स्ट मार्केट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कौन सी मार्केट? जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स, मतलब फर्म्स तो कम है बट वो फर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं, फ्यू सेलर्स कम है बट बायर्स ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। जैसे हमारी ऑटोमोबाइल हो गया, एयरलाइन हो गया। इनको जो ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं वो प्राइस लीडरशिप पॉलिसी पे फोकस करती हैं। डोमिनेंट फर्म्स यानी जिस फर्म का मार्केट में दबदबा है, जो फर्म डोमिनेट कर रही है मार्केट को, उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग दूसरी फर्म्स को अपने प्राइस जो है डिसाइड करने पड़ते हैं। जैसे अगर टाटा के प्राइसेस जो हैं कार के वो मान लो 2 लाख है, तो जो बाकी की दूसरी कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरिंग वाली, उनको भी अपनी बेसिक कार के प्राइसेस नियर अराउंड 2 लाख के अराउंड रखने पड़ेंगे। मोनोपोली मार्केट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था पॉल एम स्वीजी ने। किंक्ड डिमांड कर्व यानी प्राइस रिजिडिटी। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस फॉल होता है तब तो जो राइवल फर्म्स है वो मैच करती हैं। मान लो मैंने अपनी कार का प्राइस जो है 2 लाख से 1,80,000 कर दिया, तो बाकी की जो फर्म्स है कार मैन्युफैक्चरिंग वाली वो सारे अपने प्राइसेस कम कर देंगी। बट अगर मैंने प्राइस राइज कर दिया, मान लो 2 लाख से मैंने अपनी कार का प्राइस 2,20,000 कर दिया, तो उस टाइम पे जो फर्म्स होती हैं वो उस प्राइस को मैच नहीं करती। अगर वो भी प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो उनके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए जो है हमारा किंक्ड डिमांड कर्व जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो 50 इंपॉर्टेंट्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस से आपको आरसी भी मिल सकते हैं, जो हमारे पेपर 2 में 2 पैसेज आते हैं, वो भी आपको इस टॉपिक से मिल सकता है, या फिर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉरपोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉरपोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जब कॉरपोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हम प्रमोट करते हैं, मतलब जो हमारी कॉरपोरेशन है उसका बेसिस क्या है कि हम फेयर काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी हमारे काम में, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम अकाउंटेबल होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसके पिलर्स क्या क्या है? कॉरपोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अकाउंटेबल भी हैं। देन आती है हमारी थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले है एजेंसी और स्टेक होल्डर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट्स। मतलब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो एजेंट्स की तरह काम करते हैं। The owner sets the objective and the managers are responsible for carrying out these objectives। मतलब जो टॉप लेवल पे हमारे ओनर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को फॉलो कौन करता है? हमारे मैनेजर्स। जैसे ये प्रिंसिपल्स, एजेंट्स, प्रिंसिपल जो है वो मतलब हायर करेगा, डेलीगेट करेगा अपने काम को एजेंट्स से, और एजेंट्स जो है वो परफॉर्म करेंगे उस काम को और प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करेंगे।
देन नेक्स्ट थ्योरी है हमारी स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्ड मतलब प्रोटेक्ट्स एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ थ्रू फर्म परफॉर्मेंस। स्टीवर्डशिप थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा एम होना चाहिए। स्टीवर्ड्स और कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स। स्टीवर्ड्स कौन होते हैं? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स जो वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर प्रोस्पेक्टस, मतलब जो शेयर होल्डर के लिए शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, उनको जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए प्रॉफिट बनाने का काम करते हैं। देन आती है हमारी स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? फर्म में जितने भी शेयर होल्डर्स को छोड़ के बाकी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स का तो इंटरेस्ट जो है वो रखना ही है, उनकी मैक्सिमाइज करनी ही है वेल्थ, साथ में हमें स्टेक होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है? अ कंपनी हैज़ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द कंपनी itself or with market through which it creates value for the company. There is cost associated with each contract with external party. Such cost is called transaction cost. मतलब जब कंपनी किसी पार्टी, इंटरनल या एक्सटर्नल पार्टी के साथ अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो करती है, तो उस टाइम पे एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। मतलब उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देन आती है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। ब्रिंग्स द अप्रोच ऑफ वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स रेदर बाय परचेजिंग वोटिंग पावर। इट हाईलाइट्स द एलोकेशन ऑफ कॉरपोरेट पावर, प्रॉफिट एंड प्रिविलेज आर डिटरमाइंड विया द गवर्नमेंट्स फेवर। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? जो वोटिंग सपोर्ट है हमारा वो शेयर होल्डर से होगा रेदर देन परचेजिंग दी वोटिंग पावर। देन आती है हमारी रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? फोकसेस ऑन द रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इन प्रोवाइडिंग टू रिसोर्सेज नीडेड बाय द फर्म। मतलब जो डायरेक्टर्स किस पे फोकस करती है? रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन पे फोकस करती है कि जो रिसोर्सेज फर्म को चाहिए वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्म को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं।